Hello students, how are you all? Hope so all of you are fine and happy. Welcome to my YouTube channel, Biology in Seconds. Today we will discuss the empirical formula, molecular formula, and moles. Let's start. There is empirical formula and molecular formula. There are two types of chemical formula. Chemical formula क्या होता है? जो किसी भी chemical compound को represent करने के लिए use किया जाता है, ठीक है? दो तरह की chemical formula है. One is empirical formula and the second one is molecular formula. जो molecular formula, that is the actual formula that shows the actual number of atoms in a molecule, which shows the actual number of atoms in a molecule. और जो empirical formula होता है, that is the simplest type of chemical formula, जो कि simplest whole number ratio को बताएगा, ठीक है? That shows the simplest whole number ratio of the atoms. और whole numbers क्या होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 whole numbers, यानी कि fractions में नहीं होने चाहिए, points में नहीं होने चाहिए. Simplest whole number ratio of the atoms, जो कि simplest whole number ratio of atoms को बताता है. बेटा steps क्या होते हैं इसको calculate करने के? empirical formula सिंप्लीफाई करने के लिए वी हैव दीज 4 स्टेप्स. नंबर 1, सबसे पहले आपके पास होनी चाहिए परसेंटेज बाय मास. अब परसेंटेज बाय मास क्या होती है? परसेंटेज ऑफ एलिमेंट आपने आइडेंटिफाई करना है और वो किसी कंपाउंड में से किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, पहले उस चीज को डिस्कस करते हैं. देन वी विल कम बैक ऑन द फर्स्ट पॉइंट, ठीक है? तो बेटा एलिमेंट ऑफ कंपाउंड्स, फॉर एग्जांपल यू हैव वाटर ओवर हियर, और वाटर में आपको कहा जा रहा है ऑक्सीजन कितने परसेंट है, ठीक है? हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम्स आर हियर? 1. तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, एक ऑक्सीजन है तो वी विल यूज 16. अगर 2 ऑक्सीजन होते तो हम 2 ऑक्सीजन का AR यूज करते, दैट इज रिलेटिव एटॉमिक मास, जो कि होता 32 इन दैट केस. अगर 3 ऑक्सीजन होते तो वी विल यूज 48. लेकिन यहां पे इन दिस पर्टिकुलर कंपाउंड H2O में वी हैव ओनली 1 ऑक्सीजन, तो हम 16 यूज कर रहे हैं, जो कि इसका रिलेटिव एटॉमिक मास है, ठीक है? सो वी हैव टू डिवाइड विद द MR, जो कंपाउंड यूज किया जा रहा है उससे आपने डिवाइड करना है. H2O का MR किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है? वी हैव 2 हाइड्रोजन एटम्स, वी हैव 1 ऑक्सीजन एटम, 16 प्लस 2, that is 18. So बेटा 18 से you will divide, और 100 क्यों मल्टीप्लाई करें? बिकॉज वी वॉन्ट टू कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालने के लिए 16 over 18 एंड विल मल्टीप्लाई विद 100. तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यू विल गेट योर आंसर. ऑल राइट. परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इसी तरह से कहा जाता, वाटर के अंदर कैलकुलेट करना है परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन. सो बेटा हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स आर हियर? 2. सो हम यूज करते 2 हाइड्रोजन एटम्स, 2H, ओके, डिवाइडेड बाय कंपाउंड्स MR मल्टीप्लाई बाय 100. तो बेटा 2 हाइड्रोजन्स के लिए क्या यूज करते? 2 into 1 डिवाइडेड बाय H2O का भी हमने कैलकुलेट किया, दैट वाज 18, तो वही यूज कर लेते हैं. 18 मल्टीप्लाई बाय 100. 2 divided by 18 multiply by 100, it will give you the answer, ठीक है? Approximately 11%, 11 something आपके पास आंसर आ जाएगा, क्योंकि ऊपर 200 आ गया, नीचे 18 आ गया. 1/9 और 2 divided by 18 करेंगे, 1/9 बन जाएगा ना. सो 100 से मल्टीप्लाई कर दें, 100/9, 9 को डिवाइड करेंगे, 99 आपके पास 11 के आसपास आता है, तो इट शुड बी समवेयर अराउंड 11 point something, 11.1, 11.12, so something around that. तो हाइड्रोजन अगर इतना है तो ऑक्सीजन कितना होएगा? 100 में से माइनस कर दो तो कितना बचता है जी? दैट इज
88.9%, 88.8%, 88.89%, समवेयर अराउंड दिस। तो अगर एमसीक्यूज में आपको ऑप्शंस दी होती है, यू जस्ट हैव टू क्रैक। ये नहीं है कि मुकम्मल उसकी कैलकुलेशंस करने के लिए बैठ जाएंगे, यू जस्ट हैव टू यूज योर माइंड, और वहां पे एमसीक्यू को रिलेट करना है, जो नियरेस्ट ऑप्शन होगी हम उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। विच वन हैज द हाइएस्ट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। तो बेटा यहां पे अब हम टेक्निक अप्लाई करते हैं। हाइएस्ट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, जिसमें ज्यादा नाइट्रोजन होंगे, यानी कि ऊपर आपके पास डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में वैल्यूज बढ़ी आ जाएंगी, और डिनोमिनेटर तो हर एक का सेम होएगा। अगर यहां पे आपके पास सेम कंपाउंड यूज होता, बट वी हैव डिफरेंट कंपाउंड्स, और उसको रिलेट करके हम देखते हैं। वी हैव 2 नाइट्रोजन ओवर हियर, वी हैव 1 नाइट्रोजन ओवर हियर। तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि यहां पे आपके पास है फॉस्फेट। फॉस्फोरस इज 31, तो 4 ऑक्सीजन हैं, 4 ऑक्सीजन इज 64। तो इसकी वैल्यू और सल्फेट की वैल्यू बहुत नियरेस्ट है, यानी कि सेम कंपाउंड यूज किया जा रहा है। यहां पे भी फॉस्फेट आयन यूज किया गया हुआ है। अमोनियम 3, यहां पे 3 नाइट्रोजन हैं। इन दिस ऑप्शन वी हैव ओनली 1 नाइट्रोजन। इन दिस ऑप्शन वी हैव 2 नाइट्रोजन एटम्स। इन दिस ऑप्शन वी हैव 2 नाइट्रोजन एटम्स। तो बेटा जब MR से आपने डिवाइड करना होता है, तो MR ऑलमोस्ट हर एक का नजदीक ही है, ठीक है। आपने देखना है ज्यादा नाइट्रोजन कहां पे है। सो वी हैव मोर नाइट्रोजन ओवर हियर, वी कैन सेलेक्ट ऑप्शन डी, ठीक है। कैलकुलेशन किए बगैर आप एक आइडिया लगा सकते हो। इस तरह से आपने एमसीक्यू को अटेम्प्ट करना होगा, तो ये टेक्निक यूज कर सकते हो आप, ठीक है। और ये पास पेपर का एमसीक्यू इसी तरह से पूछा जा रहा होता है एमटीकैट में। एक एमसीक्यू अभी यहां पे सॉल्व करते हैं। व्हाट इज the percentage of nitrogen in NH4NO3। अमोनियम नाइट्रेट में कितनी परसेंटेज है नाइट्रोजन की। सो वहां पे जो हमने हर एक की कैलकुलेशन करनी थी, यहां पे एक कैलकुलेशन करके बताता हूं, इट वुड टेक मोर टाइम, ठीक है। इन दिस कंपाउंड हाउ मेनी नाइट्रोजन एटम्स आर देयर? 2 NH4NO3। सो बेटा सिंप्लीफाई इसको कैसे करते? 2 नाइट्रोजन है तो 2N आप लिखते, डिवाइडेड बाय NH4NO3 का टोटल MR कितना बनेगा वो आपने यहां पे लिखना होगा, NH4NO3 मल्टीप्लाई बाय 100। सो दैट इज 2 into 14, दैट इज 28, 28 प्लस 4 दैट इज 32 और 3 ऑक्सीजन एटम्स हैं, तो ये आपके पास अराउंड आ जाएगा 48 के। तो इट विल गिव यू द रिजल्ट अराउंड 80। 28 और 4 हाइड्रोजन्स के आगे, 48 ऑक्सीजन्स के आगे, 80 रिजल्ट आपके पास आ गया। 0 0 यहीं पे कैंसिल कर दें, सिंप्लीफाई करें तो आपके पास यहां पे बचता है जी 4 दैट इज 5, 1 दैट इज 2 दैट इज 7। तो it is giving you the result 35%. So we will select this option. अगर यही MCQ यहां पे आपको सॉल्व करना पड़ता और तमाम के MRs निकालते, तमाम कंपाउंड्स को सिंप्लीफाई करते, तो इट वुड टेक मोर देन 2 मिनट्स। तो इतना टाइम MDCAT के अंदर नहीं होएगा MCQ को अटेम्प्ट करने के लिए। आपने MCQs को क्रैक करना है, ठीक है। ओके सो बेटा अब आते हैं हम अपने वापस टॉपिक की तरफ, एम्पिरिकल फार्मूला पे, जिसका फर्स्ट स्टेप है परसेंटेज बाय मास। परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करना होता है अगर आपको गिवन नहीं होंगे बाय यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट, एलिमेंट्स का एवरेज मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूल का एवरेज मास, ठीक है। अब यहां पे क्वेश्चन है फाइंड एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन। बेटा फर्स्ट स्टेप तो आपको गिवन है, कार्बन की परसेंटेज बाय मास इज गिवन टू यू, वो ग्राम में दी गई होती है। आपको अगर परसेंटेज भी यहां पे लिखी होती है ना 36.6% कार्बन, इट मींस वी हैव 36.6% की बजाय 36.6 ग्राम्स कार्बन, ठीक है। हाइड्रोजन इज 3.20 ग्राम्स,
तो 3.20 मींस ये परसेंटेज में भी है, ग्राम में भी है, ठीक है। दैट इज परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज भी लिखी हुई है, ग्राम भी लिखा हुआ है, इट इज कंसीडरिंग द सेम थिंग। मोल्स को कैलकुलेट करना होता है। फर्स्ट स्टेप क्या है? मास। सेकंड स्टेप क्या है? मोल्स। बेटा मास और मोल का रिलेशनशिप बड़ा सिंपल सा, आप पढ़ते आ रहे हो, मैट्रिक में भी आपने पढ़ा होगा, आपने ओ लेवल्स में भी पढ़ा होगा, आपने ए लेवल्स में भी पढ़ा। मोल्स इज इक्वल्स टू मास ओवर ए आर, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट एलिमेंट्स। हम एटम्स को यहां पे डिस्कस कर रहे हैं, एलिमेंट्स को डिस्कस कर रहे हैं, तो दैट्स व्हाई वी हैव टू यूज द रिलेटिव एटॉमिक मास, ठीक है। तो यहां पे कार्बन है, कार्बन इज 36.6। मोल्स निकालने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, मास को वी विल डिवाइड with its AR, that is 12. इसी तरह हाइड्रोजन को यूज करेंगे 3.20, that will divide with 1, 1.008 इसकी प्रिसाइज वैल्यू है। सिंप्लीफाई करने के लिए आप 1 यूज कर सकते हो। what could be its result? It would be somewhere 3.2 और ये भी somewhere around 3.2 के ही आसपास, ठीक है। सिंप्लीफाई करेंगे समवेयर अराउंड अप्रॉक्सीमेटली 3.2 के ही आसपास है। मोलर रेशियो निकाली जाती है स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करके, यू कैन गेट द मोलर रेशियो, ठीक है। तो मोलर रेशियो यहां पे दोनों की अगर वैल्यू सेम है तो 1 ही आ जाएगी। इट मींस कार्बन भी आपके पास एक है, हाइड्रोजन भी आपके पास एक है। सो दैट इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपाउंड बेंजीन। यहां पे अगर आपको MR गिवन होता है एंड एग्जामिनर इज एक्सपेक्टिंग कि आप मॉलिक्यूलर फार्मूला बताएं कि इस कंपाउंड का क्या होएगा, बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकालना है, तो बेटा देयर इज अ रिलेशनशिप इन बिटवीन मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला दैट शोज द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स, एम्पिरिकल फार्मूला दैट इज शोइंग यू द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ द एटम्स। ये जो अभी आपने निकाली है होल नंबर रेशियो है। अगर होल नंबर्स में ना होता तो हम फोर्थ स्टेप यूज करते जिसमें वी हैव टू मल्टीप्लाई विद द सूटेबल डिजिट टू गेट द होल नंबर्स, ठीक है। तो बेटा मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए वी हैव टू फाइंड आउट एन फर्स्ट। एन किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है? जो MR होएगा दैट इज गिवन टू यू इन द क्वेश्चन, वी हैव टू डिवाइड दैट वैल्यू विद द एम्पिरिकल फार्मूला मास। अब ये एम्पिरिकल फार्मूला मास कैसे निकालेंगे? एम्पिरिकल फार्मूला अभी आपने कैलकुलेट किया, दैट वाज योर एम्पिरिकल फार्मूला ना, CH। तो C is 12 plus 1, दैट इज गिविंग यू 13 रिजल्ट। तो बेटा MR कितना गिवन है आपको? दैट इज 78। EF का मास कितना गिवन है? दैट इज 13। सो इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा? दैट शुड बी समवेयर अराउंड 6, ठीक है। सो अगर मैं इसी फार्मूले में इसी एक्सप्रेशन को पुट करूं तो वी कैन गेट द MF मॉलिक्यूलर फार्मूला दैट वुड बी इक्वलेंट टू CH इंटू 6, यानी कि C6 at 6 इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन। सो बेटा ये तमाम स्टेप्स होते हैं जिसके थ्रू वी कैन आइडेंटिफाई द एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। लेकिन MTCAT में हमें टेक्निक्स को भी यूज़ करना होता है। तो किस तरह से वो टेक्निक्स को यूज़ करना है और किस तरह से हमने अपने MCQs को अटेम्प्ट करना होएगा, तो अभी उसके लिए एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सो मूव ओवर हियर जी, हैव अ लुक ऑन दिस क्वेश्चन, दिस वन। Camphor हैज सेम परसेंटेज बाय मास। अगर बेटा सेम परसेंटेज बाय मास है किसकी? हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की। परसेंटेज बाय मास इज सेम, फाइंड इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो टेक्निक बता रहा हूं, वो टेक्निक को जरा समझिएगा। बेटा यहां पे हाइड्रोजन कितने हैं? इन द फर्स्ट ऑप्शन 6। इसका मास कितना हुआ? 6। हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम्स आर हियर? 6। 6 ऑक्सीजन का कितना मास होएगा? 16 और 16, 32 and 32, 64 and 32, that would be somewhere around 96, ठीक है। तो इनका मास तो नहीं ना इक्वल, तो वी कैन नॉट सेलेक्ट दिस ऑप्शन। यहां पे देखिए हाइड्रोजन 8 है, तो 8 हाइड्रोजन का मास कितना होता है? दैट इज 8।
we have only one oxygen here, that is 16. It is not equal, so we cannot select this option as well. क्योंकि आपको कहा गया परसेंटेज बाय मैस सेम है, यानी कि उनकी मैस रेशियो सेम होएगी. हाइड्रोजन्स यहां पे है 6, इट मींस मैस इसका कितना आ गया 6 है. ऑक्सीजन यहां पे है 1, तो इसका मैस कितना आ गया, दैट इज 16. हाइड्रोजन ओवर हियर, दैट इज 16 and there is one oxygen atom. So बेटा ये 16 हाइड्रोजन का मास कितना हो जाएगा 16, और एक हाइड्रोजन का मास कितना हो जाएगा 16. So we have equal mass over here, तो we can select this option. Are you getting this point? आपने जस्ट एटम्स को देख लेना है. अदरवाइज अगर हम उसी तरह की कैलकुलेशंस की तरफ मूव करते हैं तो आपको क्या करना होगा, हर एटम को उसकी सबसे पहले आप परसेंटेजेस निकालेंगे, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन्स, और उनकी सिंप्लीफिकेशन करने के बाद यू विल गेट द रिजल्ट, जो कि तकरीबन आपके 5 मिनट भी ले सकता है. ठीक है, इसकी सिंप्लीफिकेशन में. सो वी कैन यूज़ दिस टेक्निक, और MD-CAT में ये टेक्निक फॉलो की जाएगी. सो प्लीज़ रिमेंबर दिस. लेट्स डू अनदर क्वेश्चन ताकि ये कॉन्सेप्ट आपका मज़ीद रिफाइन हो सके. अ कंपाउंड कंटेन्स 50% सल्फर एंड 50% ऑक्सीजन. एक कंपाउंड है जिसमें 50% ऑक्सीजन है एंड 50% ही सल्फर है. ठीक है, फाइंड इट्स एम्पिरिकल फार्मूला. तो बेटा एम्पिरिकल फार्मूला आपने कैलकुलेट करना है. यहां पे आइडेंटिफाई करें, सेम रेशियो आपको गिवन है क्वेश्चन में. इसी क्वेश्चन को एक्चुअली दूसरे वर्ड्स में परसेंटेजेस के साथ आप बता दिया गया है. यू हैड सेम परसेंटेज बाय मास in the first question, Chem 4 वाला, that is from A levels. A level से ये question लिया गया, और ये आपका MD-CAT में से लिया गया है. A compound contains 50% sulfur and 50% oxygen. Find its empirical formula. तो बेटा सल्फर का मास कितना होता है, that is 32. ऑक्सीजन का मास कितना होता है, that is 16. तो दोनों अभी सेम नहीं हैं, तो we cannot select this option. सेकेंड ऑप्शन को देखते हैं. We have one sulfur, that is 32. We have two oxygens. Two oxygens का mass होता है 32. Yes, we have same percentage over here. तो we can select option B. यहाँ पे अगर देखते आप SO3 में 32 होता और 3 oxygen atoms है तो ये 48 होता, ये भी सेम ना होता. So in this way we cannot select this option, और ये भी नहीं होएगी. So we have correct option, that is B. होपफुली ये टेक्निक समझ आ गई होगी आपको एम्पिरिकल फार्मूला की और मॉलिक्यूलर फार्मूला की. अगर यहाँ पे इसी क्वेश्चन में कहा जाता कि बेटा इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बताएं, एक्चुअली वी ड्राइव्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला जो कि बना SO2, बट दिस SO2 कैन नॉट फर्दर सिंप्लीफाइड. ठीक है, इसलिए इट हैज सेम एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, सल्फर डाइऑक्साइड. यही एम्पिरिकल फार्मूला है, यही मॉलिक्यूलर फार्मूला है. बेटा कुछ कंपाउंड्स जिनको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला एज वेल एज सेम एम्पिरिकल फार्मूला. H2SO4 सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम एम्पिरिकल फार्मूला, बिकॉज वी कैन नॉट सिंप्लीफाई दैट. H2O, it has same molecular formula and same empirical formula. Done? Okay. अब मूव करते हैं मोल्स की तरफ. दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब टॉपिक ऑफ योर फर्स्ट चैप्टर, इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें मोल्स को अभी हम डिस्कस करेंगे. देन विल श्योरली डू स्टोइकियोमेट्री एंड लिमिटिंग रिएक्टेंट, एक्चुअल यील्ड्स का कॉन्सेप्ट इन आवर नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह. तो मोल्स क्या होते हैं, ये कुछ केमिकल फार्मूला हैं विच यू कैन यूज. एक्सप्रेशन है मोल इज इक्वल्स टू मास ओवर AR और मास ओवर MR. बेटा AR तब यूज होएगा when we have an element or an atom. We are talking about, the question is related to the element, तो हम यूज करेंगे AR. And when the question is related to molecule, तो we will use MR. और अगर आयोनिक कंपाउंड होता है तो मॉलिक्यूलर फार्मूला भी नहीं होता और उसका मॉलिक्यूलर मास भी नहीं होता. इन दैट केस वी विल यूज
फॉर्मूला यूनिट आयनिक कंपाउंड का सिंपलेस्ट जो होता है दैट इज फॉर्मूला यूनिट, और उसके लिए होता है फॉर्मूला मास। ठीक है, उसके लिए क्या होएगा आयनिक कंपाउंड के लिए फॉर्मूला मास। ये जस्ट एक टेक्निकल डिफरेंस है इनमें जो एक्सप्लेन करना ज़रूरी था। mr मॉलिक्यूल का मास है और मॉलिक्यूल सिर्फ कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं। आयोनिक कंपाउंड्स कैन नेवर बी कॉल्ड एज मॉलिक्यूल्स। सेकेंड फॉर्मूला, मोल इज इक्वल्स टू C इंटू V, कंसेंट्रेशन इंटू वॉल्यूम। बेटा ये कंसेंट्रेशन ए लेवल्स में टर्म यूज की जा रही होती है, मोलैरिटी आपके एफएससी में या मैट्रिक के अंदर भी ये कॉन्सेप्ट यूज किया जा रहा होता है, मोलैरिटी। सो ये दोनों टर्म्स आपने याद रखनी है, मोलैरिटी। दिस इज V, वॉल्यूम किस में लिया जाना चाहिए, क्यूबिक डेसीमीटर में। इट इज कंपल्सरी कि जब भी आपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है ना, याद रखिएगा यार क्यूबिक डेसीमीटर यूनिट यूज करना है, और मोलैरिटी या कंसेंट्रेशन का यूनिट क्या होएगा, मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। सो moles is equals to CV, that is the expression to calculate the moles। और ये तब होगा when we have to use the concept of solutions। ठीक है, जब कभी solutions में से moles निकालने होंगे we can use this expression, और जब कभी gases के लिए concept use करना होगा तो we will use this expression gases के लिए, only for gases। Volume divided by 22.414 at STP, ठीक है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे। एक्चुअली दिस एक्सप्रेशन इज ड्राइव्ड फ्रॉम द मोलर वॉल्यूम्स कॉन्सेप्ट। ठीक है, मोलर वॉल्यूम क्या है बेटा, एवोगैड्रोस लॉ के अगर डिफरेंट गैसेस हैं एंड दे हैव सेम नंबर ऑफ मोल्स, दे विल ऑक्यूपाई द सेम स्पेस। ठीक है, एक मोल है तो इट विल ऑक्यूपाई 22.414 क्यूबिक डेसीमीटर वॉल्यूम। एक मोल गैस चाहे कोई भी हो, इट डजंट मैटर कि हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और मीथेन है या कोई अदर गैस है, इट विल ऑक्यूपाई द सेम वॉल्यूम। ठीक है, 1 मोल ऑफ एनी गैस विल ऑक्यूपाई 22.414 cubic decimeter volume at standard temperature and pressure at STP। अगर 10 मोल्स होंगे तो it will occupy 2.2414 cubic decimeter। ठीक है, वॉल्यूम भी इंक्रीज हो गया, सॉरी देयर इज कैलकुलेशन एरर। 10 मोल्स अगर होंगे सो दैट वुड बी 224.14। okay, let me correct myself, that is 24.14, so that would be the final expression। 10 मोल्स होंगे, अगर यही मोल्स कम कर दिए जाएं 0.1 मोल हो जाएंगे, so in that case it will occupy less volume, तो in that case 0.1 के केस में it will occupy 2.2414 cubic decimeter। okay, that is the concept of molar volume। so we'll use these all concepts in different questions। ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, अभी जस्ट हम कुछ एक्सप्रेशंस को डिस्कस कर रहे हैं ताकि हम उनको आगे अप्लाई कर सकें। बेटा जब भी कभी नंबर ऑफ पार्टिकल्स का कॉन्सेप्ट आ जाएगा आपके क्वेश्चन में, द क्वेश्चन इज रिलेटेड टू मॉलिक्यूल्स, द क्वेश्चन इज रिलेटेड टू एटम्स, इफ द क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द आयंस, तो वी हैव टू यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ एवोगैड्रोस कांस्टेंट। एवोगैड्रोस कांस्टेंट क्या होता है, दैट इज 6.02 मल्टीप्लाइड 10 की पावर 23। दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस कांस्टेंट, एवोगैड्रोस कांस्टेंट। ठीक है, सो आपने जस्ट मोल्स को मल्टीप्लाई करना होगा this constant say and you will get the molecules first। if you have moles, moles को multiply करें with this expression you will get the molecules। फिर बेटा molecules में से निकलते हैं atoms, molecules में से निकाल सकते हैं ions। ठीक है, how, let's discuss one question। 49 grams है सल्फ्यूरिक एसिड के, H2SO4। मोल्स कैलकुलेट करने हो तो किस तरह से करेंगे,
mass is given to you in this question. MR of sulfuric acid is 98. कैलकुलेट खुद कर लीजिएगा, because we have two hydrogens. 2 आ गया plus 32 plus 64, it will give you the result 98. 49 divided by 98, it is equivalent to 0.5 moles. बेटा अगर 0.5 moles आ गए और एग्जामिनर आपसे पूछते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताएं, so number of molecules you can calculate by multiplying the moles with this constant, Avogadro's constant से multiply करके. So 0.5 multiplied by 6.02 into 10 raised to the power 23. It will give you 3.01 into 10 raised to the power 23 molecules. Okay, these are the molecules. Because this compound is covalent compound, तो यहाँ पे आपने उसके molecules निकाल लिए. अब इसमें पूछे जा रहे हैं atoms. बेटा टोटल एटम्स इसमें कितने हैं? सल्फ्यूरिक एसिड में 2 हाइड्रोजन एटम्स है, 1 सल्फर का एटम आ गया, 3 हो गए. वी हैव 4 ऑक्सीजन एटम्स, सो इट मींस वी हैव 7 टोटल एटम्स. तो एटम्स को कैलकुलेट करने के लिए वी विल मल्टीप्लाई दिस एक्सप्रेशन विथ 7. 3.01 into 10 raised to the power 23 into 7, that is called its atomicity. ठीक है, जो कि आपको बता देगा टोटल एटम्स. अगर कहा होता हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स आर देयर इन 49 ग्राम्स सल्फ्यूरिक एसिड, तो बेटा हम यहां पे हाइड्रोजन एटम्स अगर निकालने होते हैं तो इन दैट केस आई विल मल्टीप्लाई विथ 2 बिकॉज वी हैव 2 हाइड्रोजन एटम्स इन सल्फ्यूरिक एसिड. तो हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं? 2 है, उसकी एटॉमिसिटी 2 आ जाएगी. सो इन दैट केस मैं मल्टीप्लाई करता इसको 2 से. और एग्जामिनर पूछता हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम्स आर देयर इन 49 ग्राम्स सल्फ्यूरिक एसिड. मैं पहले मोल्स निकालता, मोल्स को मल्टीप्लाई करता एवोगैड्रोस कांस्टेंट से एंड वी विल गेट द रिजल्ट. मॉलिक्यूल्स को मल्टीप्लाई करता 4 के साथ, तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स आ जाते. तो ऑक्सीजन एटम्स के लिए वी विल मल्टीप्लाई विथ 4. और अगर जस्ट ये कहा जाता है हाउ मेनी एटम्स, इट मींस एग्जामिनर आपसे पूछना चाह रहा है टोटल एटम्स बताएं. तो टोटल एटम्स 7 थे. जो भी रिजल्ट आता है आपने 7 3 = 21 होता है, 2.1 समथिंग मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 24 करते हैं. 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23. 4 से मल्टीप्लाई करेंगे विल गेट 12 ना, तो 12 को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लें 1.2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 24 आ जाएगा. सो ऑक्सीजन एटम्स इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे, हाइड्रोजन एटम्स भी होंगे, टोटल एटम्स भी होंगे. सो इन दीज वेज एग्जामिनर कैन आस्क क्वेश्चंस. अब हाइड्रोजन आयंस की बात करते हैं. बेटा वो तमाम कंपाउंड्स व्हिच कैन डिसोसिएट इनटू द आयंस, इट मींस कि वो या तो इलेक्ट्रोलाइट्स हो सकते हैं या एक्वियस सॉल्यूशंस हो सकते हैं, एसिड्स के हो सकते हैं, कुछ सॉल्यूबल बेसिस के हो सकते हैं, और या तो आपके पास डिफरेंट सॉल्ट्स हो सकते हैं विच आर सॉल्यूबल. जब उनको वाटर में डिसॉल्व किया जाता है दे कैन डिसोसिएट इनटू देयर आयंस. तो यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड है. वी नो दैट सल्फ्यूरिक एसिड एक्वियस स्टेट में हाइड्रोजन आयंस कंप्लीटली डिसोसिएट कर देता है बिकॉज इट्स अ स्ट्रॉन्ग एसिड. किंग ऑफ ऑल एसिड्स भी कहा जाता है सल्फ्यूरिक एसिड को. तो बेटा जब हाइड्रोजन आयंस इसमें कैलकुलेट करने होंगे, सल्फ्यूरिक एसिड कितने हाइड्रोजन आयंस डोनेट करता है? 2 हाइड्रोजन आयंस एंड 1 सल्फेट आयन. तो बेटा जो भी मॉलिक्यूल्स आए होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने थे? वी कैलकुलेटेड दीज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. हाउ मेनी हाइड्रोजन आयंस आर देयर? 2. तो फिर एटम्स को स्किप कर देना है. अगर आयंस पूछा जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विल मल्टीप्लाई विद द टोटल डिसोसिएटेड आयंस. तो दैट वाज 3.01 into 10 raised to the power 23 multiply by 2 because दो हाइड्रोजन आयंस डिसोसिएट हुए ना, you can see in this equation. 2 से मल्टीप्लाई कर दें and you will get 6.02 multiply by 10 की पावर 23. ठीक है. सो यानी कि आपके पास अगर हाफ मोल होएगा सल्फ्यूरिक एसिड का तो वो एवोगैड्रोस कांस्टेंट के इक्विवेलेंट हाइड्रोजन आयंस डिसोसिएट करेगा. ठीक है.
इस रिलेशन को याद रख लें। और अगर आपको ये कहा जाता है कि इफ़ यू हैव 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, 1 मोल है सल्फ्यूरिक एसिड का, 1 मोल है, इट इज प्रोड्यूसिंग 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आइंस, सो यानी कि उससे डबल आइंस प्रोड्यूस होंगे। इन दैट केस 1.2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 24 हाइड्रोजन आइंस प्रोड्यूस हो जाएंगे। सो रिलेशनशिप भी इनके आपने अपने माइंड में जनरेट करते रहने हैं, बिकॉज एमसीक्यूज की टेक्निक्स में वी हैव टू यूज द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप, और इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे स्टोइकियोमेट्री में। काफ़ी क्वेश्चंस उसके अटेम्प्ट करेंगे, तो यू कैन गेट द आइडिया कि हाउ वी हैव टू अटेम्प्ट द एमसीक्यूज जस्ट बाय लुकिंग ऑन द क्वेश्चन। ठीक है, ऑल राइट। अब होपफुली यू आर डन विद दीज कॉन्सेप्ट्स के मास ओवर AR या MR किस तरह से कैलकुलेट करना है और किस तरह से नंबर ऑफ पार्टिकल्स को आपने आइडेंटिफाई करना होता है। इसी तरह का आयन का एक क्वेश्चन यहां पे है हमारे पास, 0.1 मोल ऑफ सोडियम सल्फेट। बेटा सोडियम सल्फेट है तो इट्स अ सोल्यूबल सॉल्ट, कंप्लीटली डिसोसिएट होएगा। क्यों कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहा है? क्योंकि ग्रुप 1 के जो कंपाउंड्स होते हैं दे आर सोल्यूबल इन वाटर, सो कंप्लीटली डिसोसिएट इन वाटर to produce sodium ions। तो कितने सोडियम आइंस प्रोड्यूस हो रहे हैं, दिस इज व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट। तो बेटा कैलकुलेशन करने के लिए इफ वी कैन से सोडियम सल्फेट है, इट इज प्रोड्यूसिंग 2 सोडियम आइंस एंड 1 सल्फेट आइन, बिकॉज इसके इक्वेशन में ये मेंशन है 2 सोडियम आइंस प्रोड्यूस कर रहे हैं, 1 है और इसके 2 मोल्स हैं। नाउ द क्वेश्चन इज 0.1 मोल ऑफ सोडियम सल्फेट कितने प्रोड्यूस करेगा? इफ दैट इज 0.1 तो यहां पे कितने प्रोड्यूस होंगे? दैट इज 0.2। तो 0.2 विल मल्टीप्लाई विद इट्स एवोगाड्रोस कांस्टेंट, 0.2 मल्टीप्लाई बाय 6.02 इंटू 10⁻23। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? somewhere around 1.2 multiply by 10 की पावर 22 से, so that is our required answer। ठीक है, so within 1 minute we can easily attempt these type of MCQs। तो रिलेशनशिप बिल्डअप करना है। अब अगर मैं इसी क्वेश्चन को मुकम्मल सॉल्व करने लग जाता, पहले 0.1 मोल्स हैं, मैं उसमें मॉलिक्यूल्स तो निकाल नहीं सकते थे, लेकिन कई मरतबा स्टूडेंट्स मॉलिक्यूल्स निकालते हैं और उसके बाद फिर आयंस की तरफ मूव करते हैं। ये आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स नहीं निकाले जाते। ठीक है, सो बेटा एक क्वेश्चन यहाँ पे है, दैट इज यूजिंग द डिफरेंट कॉन्सेप्ट। मोलर वॉल्यूम से ये क्वेश्चन आई हैव अडॉप्टेड। मोलर वॉल्यूम क्या होता है अभी डिस्कस किया था। इक्वल वॉल्यूम is occupied by different gases if they have same number of moles. If hydrogen is 1 mole, if oxygen is 1 mole, if methane is 1 mole, if ammonia is 1 mole, तो they will occupy 22.414 cubic decimeter volume। इस क्वेश्चन में वही कॉन्सेप्ट हमने यूज करना है। Which gas will occupy more volume, यानी कि उसके सबसे ज्यादा मोल्स होने चाहिए। सो आपने जस्ट यूज करना है कॉन्सेप्ट मोल्स का। 16 डिवाइडेड बाय 16 1 मोल, 16 डिवाइडेड बाय 32 दैट इज 0.5 मोल्स, 16 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज गिविंग यू 8 मोल्स, 16 डिवाइडेड बाय 32 and 32 64, so it would be somewhere around 0.25। तो बेटा सबसे ज्यादा मोल्स किसके प्रोड्यूस हुए हैं? 16 ग्राम्स हाइड्रोजन के। सो वी विल सेलेक्ट दिस ऑप्शन बी, जो सबसे ज्यादा वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर रहा है। ठीक है, और सबसे कम कौन ऑक्यूपाई करेगी? जिसके सबसे कम मोल्स हैं। सो दैट इज ऑक्यूपाइंग मिनिमम वॉल्यूम। गॉट इट? सो लेट्स मूव ऑन दिस क्वेश्चन। हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स आर देयर इन ग्लूकोज? बेटा ग्लूकोज की यहां पे वैल्यू हमने ली है 18 ग्राम्स, दैट इज मेंशन्ड इन योर क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन का हिस्सा है, उसी के मुताबिक यहां पे हमने अपनी ऑप्शंस मेंशन की हुई हैं। सो लेट्स सॉल्व दिस एमसीक्यू। 18 ग्राम्स है, तो 18 ग्राम्स है ग्लूकोज के, सो इट मींस 18 over 180 दैट इज द MR ऑफ ग्लूकोज
and it will give you the result 0.1 moles. C6H12O6 का रिजल्ट आपके पास आ गया मोल्स का 0.1. 0.1 से फिर आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को निकालना होगा. 0.1 मल्टीप्लाई बाय 6.02 into 10 raised to the power 23. That will give you the result 0.6 something multiplied by 10 की power 23. These are the molecules. Molecules के बाद atoms निकलते हैं. और एक ग्लूकोज में कितने हाइड्रोजन एटम्स हैं? There are 12 atoms. तो बेटा we will multiply this value with 12. 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, it would be somewhere around 7.2. ठीक है, 72 आता है ना, 6 से मल्टीप्लाई करें तो 72 आता है, तो 0.6 है तो 7.2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23. दैट वुड बी आवर एग्जैक्ट आंसर. इसी क्वेश्चन को आपने खुद सॉल्व करना है और कैलकुलेट करना है हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर देयर इन 18 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज. 18 ग्राम अगर ग्लूकोज होता है तो उसमें कितने कार्बन एटम्स होंगे? सो बेटा सारा मेथड सेम होएगा. वी जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई विथ 6 एट द एंड, क्योंकि बेटा कार्बन के कितने एटम्स हैं? 6 हैं. और अगर ऑक्सीजन के कहे होते हैं तो एंड पे हम ऑक्सीजन के भी 6 से ही मल्टीप्लाई करते, तो यानी कि कार्बन के जितने एटम्स होंगे उतने ही ऑक्सीजन के एटम्स होंगे, हाइड्रोजन के उससे डबल होंगे. तो जुबानी इस क्वेश्चन को अगर यहाँ पे सॉल्व करना हो तो हम कहते हैं कि कार्बन के कितने एटम्स होंगे? सो इससे हाफ होंगे. तो 7.2 का हाफ क्या आएगा? दैट वुड बी अराउंड 3.6. 3.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 कार्बन एटम्स या ऑक्सीजन एटम्स. ठीक है, तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा. अगर हाइड्रोजन एटम कहा हुआ है तो दैट इज 7.2. सो बेटा ये थे मोल्स के कुछ क्वेश्चंस. इट इज नॉट एंड येट. हम स्टोकियोमेट्री में भी मोल्स के कुछ क्वेश्चंस और उनकी डेरिवेशंस, उनके रिलेशनशिप, मास रिलेशनशिप, मास मोल्स रिलेशनशिप को डिस्कस करेंगे. कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, इनको जस्ट सॉल्व करते हैं. देन इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस फर्दर क्वेश्चंस ऑफ मोल्स एंड स्टोकियोमेट्री विद द लिमिटिंग रिएक्टेंट्स के कॉन्सेप्ट्स. ठीक है. विच वन इज करेक्ट एक्सप्रेशन यूज्ड टू कैलकुलेट द m/e वैल्यू इन द मास स्पेक्ट्रोमेट्री? बेटा मास स्पेक्ट्रम क्या होता था? कल हमने रिलेटिव एटॉमिक मासेस पढ़े थे. सो रिलेटिव एटॉमिक मासेस को कैलकुलेट करने के लिए वी कैन यूज द इंस्ट्रूमेंट मास स्पेक्ट्रम का कॉन्सेप्ट और मास स्पेक्ट्रोमीटर. दैट इज द इंस्ट्रूमेंट एंड मास स्पेक्ट्रोमेट्री इज अ टेक्निक. ये टेक्निक यूज की जाती है जिसमें एक्सप्रेशन यूज होता है h² r² / 2e. दैट इज यूज टू फाइंड आउट द m/e. तो इस एक्सप्रेशन से हमें क्या पता चल रहा है? इफ वी विल इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ E, E is actually the electrical field, H is the magnetic field, E is the electrical field की strength, R is the radius. तो बेटा E और R का रिलेशनशिप आपसे एग्जामिन किया जा सकता है, आपको टेस्ट किया जा सकता है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप इन बिटवीन इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ और रेडियस में. सो बेटा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ हम इंक्रीज कर देंगे, यानी कि ज़्यादा हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं थ्रू बैटरीज, तो इट मीन्स उसका रेडियस डिक्रीज करेगा. ठीक है, जो भी एटम्स होंगे उनका रेडियस डिक्रीज कर जाएगा. क्योंकि मास स्पेक्ट्रम्स में रिमेंबर कि मास स्पेक्ट्रम के अंदर ग्राफ जैसे ही वो आयन डिटेक्टर के ऊपर एटम्स डिफरेंट मैसेस के स्ट्राइक करते हैं तो उनका एक कर्व रेडियस वहाँ पे जनरेट होता है. तो अगर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इंक्रीज करेगी तो रेडियस डिक्रीज करेगा. सो दैट इज द कॉन्सेप्ट यू हैव टू रिमेंबर इन मास स्पेक्ट्रम्स. और एक कंबशन एनालिसिस की टेक्निक है. कंबशन एनालिसिस कि किसी भी कंपाउंड को, ऑर्गेनिक कंपाउंड, स्पेसिफिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को अगर हम कंबस्ट करते हैं, उसको जलाते हैं, बर्निंग होती है उसकी, वी नो दैट कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो इट मीन्स देयर मस्ट बी कार्बन एंड हाइड्रोजन. और उसके अलावा उसके कंपाउंड्स हो सकते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स उसमें मौजूद हो सकते हैं. इट कुड बी नाइट्रोजन, इट कुड कंटेन सल्फर, और डिफरेंट एलिमेंट्स उसमें मौजूद हो सकते हैं. तो बेटा जो कंबशन एनालिसिस टेक्निक है, दैट इज द एक्चुअली एक्सपेरिमेंटल टेक्निक जिसके थ्रू क्वालिटी ऑफ
कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड को चेक किया जा सकता है कि उसमें कितने परसेंट कार्बन है, कितने परसेंट हाइड्रोजन है, परसेंटेज ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। और इसकी दो चीज़ें याद रखनी है, वाटर एब्जॉर्बर कौन सा होता है इसमें और कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्बर कौन सा यूज होता है। इसके apparatus में in the first part will combust the organic compound। जब ऑर्गेनिक कंपाउंड कंबस्ट होता है तो ऑक्साइड्स बनते हैं, ऑक्साइड्स आगे पास करेंगे बिकॉज दीज आर गैसेस, गैसेस आगे पास करेंगी। जहां पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होएगा 50%, इट विल एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। सो आंसर ऑफ दिस MCQ इज 50% KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और जहां पे मैग्नीशियम डाइक्लोरेट होएगा, दैट विल एब्जॉर्ब वाटर इन इट, तो वाटर एब्जॉर्बर है ये, दिस इज वाटर एब्जॉर्बर। ठीक है, सो these are the two key points which you have to remember in combustion analysis. So inshallah in the next video we are going to discuss some of the more tricky MCQs related to moles, stoichiometry, limiting reactant and actual yield.